हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्साज। तो आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएलपी जो होती है उसमें पार्टनर्स चेंज कैसे। तो इसी का प्रोसेस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि एलएलपी में पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं और कैसे कैसे पार्टनर्स चेंज होते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है। जैसे कोई नया पार्टनर्स एडमिट हो रहा है या कोई रिजाइन हो रहा है तो वो कैसे होते हैं, उसके कंप्लीट प्रोसेस आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स बनते हैं, तो उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलएलपी पार्टनर्स चेंज हमारा टॉपिक रहेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एलएलपी पार्टनर चेंज, तो एलएलपी में पार्टनर्स किस रीज़न से और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो चेंज होगा। तो अगर हम एलएलपी के पार्टनर कोई भी चेंज होता है तो जो सारा एग्रीमेंट है वो फिर से नया बनेगा और हम फिर से नया जो पार्टनरशिप जो एलएलपी का एग्रीमेंट बनता है उसको फिर से नया क्रिएट करेंगे। तो उसके रीज़न क्या होते हैं, तो आज पहले हम बात करेंगे उनके रीज़न के। ऐसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं लेकिन हम 4-5 रीज़न की बात करेंगे और उनको ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि जैसे कोई भी पार्टनर है और एलएलपी चल रही है तो उसमें अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स को चेंज होंगे, तो ऑफकोर्स उसमें पार्टनर्स के चेंज हो जाएंगे। तो अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो भी एलएलपी के में पार्टनर्स चेंज होंगे। दूसरा है अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी हमारे जो एलएलपी है उसमें पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे। पहले 2 थे, अब कोई नया तीसरा आ रहा है तो 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। थर्ड होता है अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है एंड रिजाइन देता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर और रिजाइन होता है तो भी पार्टनरशिप एलएलपी में पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे। फिर आता है अगर कोई रिमूव कर देते हैं, अगर किसी पार्टनर को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ पार्टनर्स, तो भी एलएलपी में पार्टनर्स चेंज होंगे। 4 होते हैं अगर एलएलपी में पार्टनर चेंज हो रहे हैं तो ये 4 रीज़न हो सकते हैं। कोई डेथ हो गया, कोई पार्टनर्स हो जाता है तो उसमें कोई डेथ हो गया तो भी पार्टनर्स चेंज बोलेंगे उसे, वो भी हो सकता है। कोई नया पार्टनर्स ऐड हो रहा है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है या फिर रिजाइन करके जा रहा है। और अगर किसी पार्टनर को हम रिमूवल मतलब कोई किसी को रिमूव कर देते हैं तो भी एलएलपी में पार्टनर्स चेंज होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कि एडमिशन और रिजाइनेशन। हम बात करेंगे 2 की, एडमिशन और रिजाइन। अगर कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो कौन कौन पार्टनर्स एडमिट हो सकता है और कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता, इसके बारे में जानेंगे। फिर इनके प्रोसेस का क्या होता है उस पर बात करें। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन पार्टनर्स एडमिट हो सकता है और कौन कौन पार्टनर्स एडमिट नहीं हो सकता। कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, तो हम पॉइंट्स में देखेंगे उनको। पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है तो वो पार्टनर्स बन सकता है एलएलपी में, बट उसमें कुछ कंडीशन है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जैसे डिस्क्वालीफाई में क्या होता है, माइनर नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और वो कोर्ट के द्वारा अगर इंसॉल्वेंट हो गया है उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये 3-4 रीज़न होते हैं कि कोई भी पार्टनर इंडिविजुअल है तो वो एलएलपी में पार्टनर्स बन सकता है। तो एन इंडिविजुअल बन सकता है पार्टनर्स एलएलपी में। कोई भी कंपनी जो पुराने एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें, और जो नया एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 उसमें कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर्स बन सकती है।
कोई भी एलएलपी को छोड़कर कोई भी एलएलपी है वो भी पार्टनर बन सकती है। कोई भी लिमिटेड प्राइवेट पार्टनरशिप है वो एक दूसरे लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर्स बन सकती है। फोर्थ आता है कोई भी कंपनी, एनी कंपनी अगर कोई भी कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर्स बन सकती है। ऐसे ही कोई भी अगर एलएलपी है वो भी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनरशिप बन सकती है। लास्ट आता है कोई भी फॉरेन नेशनल, कोई भी फॉरेन नेशनल है वो भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। तो ये हम 6 हैं जो पर्सन हैं जो एलएलपी में पार्टनर्स बन सकते हैं। जैसे हम फिर से रिवाइज करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है तो वो एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। कोई भी कंपनी जो पुराने एक्ट और नए एक्ट दोनों में कोई में भी एक में रजिस्टर्ड है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। कोई भी एलएलपी है जो एक्ट 2008 में, जो एलएलपी एक्ट 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। कोई भी कंपनी जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। और कोई भी एलएलपी जो आउटसाइड ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। और अगर कोई फॉरेन नेशनल है वो भी एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है इन एलएलपी में। तो ये सारी बातें थी हमें कि कौन कौन एलएलपी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन पर्सन है जो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसे कौन कौन से पर्सन है जो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते, तो वो भी हम डिटेल में एक एक करके करते हैं। तो ये पहले हम बात कर चुके हैं एडमिट। कोई भी इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल इफ़ एनी इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड है, अगर कोई भी इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड है, जैसे कोई भी लुनेटिक हो, इडियट हो, जो आधा पागल हो आधा समझदार हो, तो वो इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। और कोई इंसॉल्वेंट, अगर कोई कोर्ट ने इंसॉल्वेंट कर दिया हो या किसी को डिक्लेयर कर दिया हो लेकिन उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो भी एक पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी में। दूसरा है कोई भी माइनर, अगर कोई 18 साल से छोटा है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती। कोई भी एओपी है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स, और बॉडी ऑफ कॉरपोरेट है जो बीओपी जिसे बोलते हैं, वो भी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती। एक है कोई भी एचयूएफ, वो भी एक एलएलपी में पार्टनर्स नहीं बन सकती। तो हमने देखा कि कौन कौन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि कौन कौन पार्टनर्स बन सकता है। तो कौन कौन बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल है तो वो पार्टनर्स बन सकता है, बस वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। और कोई भी कंपनी है जो ओल्ड एक्ट और न्यू में अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी बन सकती है। कोई भी एलएलपी है वो भी पार्टनर बन सकती है, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो। कोई भी कंपनी अगर कोई इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी पार्टनर बन सकती है। कौन कौन नहीं बन सकता, इंडिविजुअल कोई भी, अगर कोई इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड है और इंसॉल्वेंट हो चुका है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। कोई भी माइनर है जिसकी एज 18 साल से कम है तो वो भी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। कोई भी पार्टनरशिप फर्म, वो भी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती। कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है
तो वो भी एक LLP में पार्टनर्स नहीं बन सकती, और जो HUF होती हैं वो भी एक LLP में पार्टनर्स नहीं बन सकती। तो हमने जाना कि कौन कौन पार्टनर्स बन सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं चेंज ऑफ LLP में पार्टनर्स के LLP में, और कौन कौन पार्टनर हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और कोई अगर रिजाइन हो रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि कोई न्यू पार्टनर्स के एडमिशन और रिजाइन के प्रोसेस को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कौन कौन से फॉर्म्स अप्लाई करने पड़ेंगे और कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। अगर कोई भी पार्टनर नया कोई भी पर्सन अगर LLP में पार्टनर्स बनना चाहता है, तो सबसे पहले हमें जो मेजर चीज़ है वो देखनी होती है कि उसके पास अगर DIN है या नहीं है। फिर हमें देखना होता है उसका DSC बना हुआ है या नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए फ़ॉर्म जब अप्लाई करते हैं, फॉर्म अगर जो भी ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें DIN और DSC की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है, अगर किसी पर्सन के पास DIN है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसी के पास अगर DIN नहीं है तो उसे पहले DIN अप्लाई करना पड़े। और DIN कैसे अप्लाई करेंगे, DIN के लिए हमें फ़ाइल करना होता है DR3 फॉर्म। DR3 फॉर्म के थ्रू हम DIN अप्लाई कर सकते हैं। MCA की साइट पे जाके ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको फिल करना पड़ेगा। इसमें हमें पर्सन के पैन और आधार कार्ड अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें DIN अलॉट हो जाएगा। फिर हम करते हैं DSC के लिए अगर किसी के पास DSC नहीं है, अगर कोई नया पार्टनर है उसके पास DSC नहीं है तो DSC भी अप्लाई करने पड़ेगा। और DSC के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, DSC के लिए चाहिए हमें पार्टनर का पैन, आधार, मोबाइल नंबर और मेल ID। हमें 5 डॉक्यूमेंट चाहिए DSC के लिए, पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल और फ़ोटोग्राफ। इन 5 के साथ हम DSC ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और DSC बनाएंगे। तो हमें सबसे ज़रूरी जो है वो DIN और DSC होते हैं। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट चाहिए नए पार्टनर्स के, DIN, DSC, फ़ोटोग्राफ, आधार और पैन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें नए पार्टनर्स के चाहिए। फिर हम उनके लिए फॉर्म्स रेडी करेंगे और फॉर्म्स में क्या क्या अटैचमेंट होगी वो करेंगे। तो इनके लिए हमें सबसे पहले फॉर्म 3 जो LLP का है वो ऑनलाइन ही जाता है, पहले ऑफलाइन जाता था, अब ऑनलाइन हो गया है सारा LLP का। तो फॉर्म 3 और फॉर्म 4। फॉर्म 3 क्या होता है, फॉर्म 3 उनके लिए होता है कि हमें पहले बताना होता है कि हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं, तो उस चेंजिंग के लिए इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके लिए हमें फॉर्म 3 फाइल करना होता है। और उसके साथ हम अगर कोई पार्टनर चेंज कर रहे हैं तो उसका फॉर्म 4 होता है। तो LLP फॉर्म जाते हैं 2, LLP फॉर्म 3 और LLP फॉर्म 4। LLP फॉर्म 3 में हम इंफॉर्मेशन बताएंगे और LLP 4 में हम डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं उसकी डिटेल करेंगे। इनके साथ हमें अटैचमेंट क्या क्या लगेगी, तो वो बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे और कौन कौन से हमें अटैच करने पड़ेंगे इनके साथ। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर्म 4 में LLP फॉर्म 4 और LLP फॉर्म 3। LLP फॉर्म 3 की बात करते हैं पहले। LLP फॉर्म 3 में 2 ही डॉक्यूमेंट जाएंगे, 2 ही अटैचमेंट हम अटैच करेंगे। एक होगी जो पहले स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट बना था, इसमें 2 डॉक्यूमेंट जाएंगे। एक जाएगा इनिशियल LLP एग्रीमेंट और एक अमेंडेड एग्रीमेंट। जो पहले स्टार्टिंग में जब LLP इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उस टाइम पे जो एग्रीमेंट बना था, एक तो वो अटैच करना पड़ेगा और दूसरा जो हम चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर हम पार्टनर ऐड कर रहे हैं तो उस पार्टनर्स का एडिशन का उनका शेयर और वो उसके लिए नया जो हम एग्रीमेंट बनाएंगे वो अमेंडमेंट एग्रीमेंट होगा। तो वो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हम LLP फॉर्म 3 में अटैच करेंगे। अब LLP फॉर्म 4 की बात करते हैं। LLP फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो अगर हम एडमिट कर रहे हैं किसी पार्टनर को तो उसके कंसेंट लेटर चाहिए, कंसेंट लेटर,
फिर उसका जो बोर्ड रेजोल्यूशन जो डायरेक्टर हैं वो बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसका रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसको अगर कोई रिजाइन हो रहा है तो उनको रिजाइन करें, तो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। अगर हम पार्टनर ऐड हो रहा है तो पार्टनर्स का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए, और कौन कौन कितने सब्सक्राइबर है तो उन सब्सक्राइबर की लिस्ट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। कोई पार्टनर अगर एडमिट कर रहे हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए: कंसेंट लेटर, बोर्ड रेजोल्यूशन, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और सब्सक्राइब लिस्ट। अगर कोई पार्टनर रिजाइन कर रहा है तो उसके लिए ये कंसेंट लेटर तो ज़रूरी है ही, बोर्ड रेजोल्यूशन भी ज़रूरी है, लेकिन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की जगह उसे रेजिग्नेशन लेटर बनाना चाहिए होगा, और सब्सक्राइबर लिस्ट। तो ये सारे फॉर्म हमें प्रिपेयर करके ऑनलाइन ही एमसीए की साइट पे हमें अपलोड करने पड़ेंगे, और ये दोनों फॉर्म ऑनलाइन ही प्रिपेयर होते हैं, ऑनलाइन ही हम इसे फाइल करते हैं। तो ये दोनों एक फाइल करने के बाद हमें क्या, ये दोनों करने के बाद हमें हमारा पार्टनर जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस कर सकते हैं, फिर हम एमसीए की साइट पे वो देख सकते हैं, और एमसीए की साइट पे जिसमें एलएलपी में किया है वो लोग वो देख के उसके मास्टर डाटा में आपको चेंजेस वो आ जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।